अपनी तस्वीर के बारे में वो खासी फिक्रमंद है। मेरे लिए वीरा की परेशानी काबिल फहम थी। अपने मुतवफ़ी बाप से उसके मरासिम कभी भी खुशगवार नहीं रहते, लेकिन फिर भी वीरा उसकी जिंदगी में तहफ़्फ़ुज़ के गैर मरई एहसास से सरशार रहती थी। वो बेधड़क होकर हर काम कर गुजरती थी। उसे यकीन रहता था कि किसी मार्के में उसकी सलाहियतें बारआवर साबित न हो सकीं तो जिमी लॉयड अपने लामहदूद वसाइल से काम लेकर उसे मुश्किलात से निकाल लेगा। वैसे भी हर बड़ा मुजरिम वीरा और जिमी लॉयड के मुतनाज़े रिश्ते की वजह से वीरा से दूर ही रहने की कोशिश करता था कि कहीं वो शी के सरबराह के अताब का निशाना न बन जाए। अमेरिका में जिमी लॉयड के सफाकाना कत्ल के बाद वो तहफ़्फ़ुज़ के उस लाशऊरी एहसास से महरूम हो चुकी थी। होटल आते हुए स्याहकार वीरा और सुल्तान शाह के तसर्रुफ में थी। बाद में उन्होंने चाबी मुझे दे दी थी। मुझे खदशा था कि कहीं होटल का चौकीदार इस तब्दीली को महसूस करके कोई गड़बड़ न करे, लेकिन होटल की पार्किंग में गाड़ियों की काफ़ी तादाद मौजूद थी। हम पूरे एतमाद से अंदर गए और गाड़ी में सवार होकर बाहर सड़क पर आ गए। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो ज़ैनब मार्केट पहुंचने का वक्त तकरीबन हो चुका था। मैं मुख्तसर तरीन रास्ते से चक्कर काट कर ज़ैनब मार्केट तक पहुंच गया। वहां वो दोनों एक घने दरख्त के नीचे हमारे मुंतजिर थे। गाड़ी रुकते ही पीछे सवार हो गए। वीरा इस वक्त बेगजाला की कमीज सलवार सूट में मलबूस थी। झुलसी हुई जिल्द, मशरकी लिबास और स्याह आंखों की वजह से वो पहली नज़र में कोई खूबसूरत मकामी औरत ही मालूम हो रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि अपने इस मेकअप को वह बरकरार रखते हुए धूप की ऐनक इस्तेमाल करनी शुरू कर दे तो शनाख्त के खौफ से बिल्कुल निजात हासिल कर सकती है। गाड़ी के दोबारा हरकत में आते ही दिलों के गुबार ने रंग दिखाया और हम चारों ने बैक वक्त बोलना शुरू कर दिया। फिर किसी एक को अपनी बात पूरी करने का मौका देने के लिए चारों ही खामोश हो गए। बिन मिनाहट के बाद तारी होने वाला सकूत इस कदर मज़हक का खेज था कि हम सब हंस पड़े। होटल में मुंतकिल होने के बाद वो हम चारों की पहली बाकायदा मुलाकात थी, इसलिए मैंने कुछ देर के लिए उनको खुली आज़ादी दी थी। आपस के नोक झोंक के साथ वो नए वाक़यात पर भी बहस करते रहे। हर एक के जहन में कोई ना कोई नई बात मौजूद थी, लेकिन हकायक अपनी जगह अटल थे। आखिरी बात यही सामने आई थी कि हम अचानक ही बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो गए थे और इसके अजाले की राह तलाश करने के लिए हमें किसी महफूज ठिकाने की जरूरत है। इनका जोशो खरोश कम होने पर मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, किसी भी पब्लिक प्लेस पर हम आज़ादाना नकलो हरकत नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि एक दूसरे से मिलने जुलने में भी एहतियात करनी पड़ रही है। शहर में कई मकामी और अमेरिकन घरानों में मेरी गहरी वाकफियत है, लेकिन आज के अखबारात में इश्तिहार आने के बाद मैं किसी से नहीं मिल सकती। एक दो घरों में शायद मैं अपनी जगह पैदा कर लूँ। वो लोग इनाम के लालच में मेरे साथ दगा नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ वो किसी और का वजूद कबूल नहीं करेंगे। मुझे ये बताओ कि फौरी तौर पर तुम्हारी क्या तरजीहात हैं? फ़ोन पर नारमद और मुखर्जी से रब्ता, फिर मैं जहांगीर से भी बात करनी चाहूँगा। वो हमारी वजह से नुकसान उठा रहा है, हमें इसे इजहार अफसोस करना चाहिए। उसके लाखों के असासे जरा सी देर में जलकर राख हो चुके हैं। वीरा ने मेरी तायद की, 1-2 घंटे के लिए मैं तुम्हें पठान कॉलोनी में अपने किसी रिश्तेदार के घर ले जा सकता हूँ। सुल्तान शाह ने मशरूत पेशकश की, लेकिन ये दोनों औरतें वहां नहीं जाएंगी। इस बस्ती में पढ़ी लिखी और बेपर्दा औरतें हर एक की नजरों का मरकज बन जाती हैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि वहां फोन नहीं है, पब्लिक फोन पर खुलकर बात नहीं हो सकती। हमारे दरमियान कई मुतबादिल तजावीज़ से गौर आई, लेकिन इनमें से कोई भी काबिल अमल साबित नहीं हो सकी। इस वक्त सिर्फ 2 ठिकाने ऐसे थे जो चंद खतरात के बावजूद हमारे मायार पर पूरे उतरते थे। पहला वो मकान था जो कुछ अरसा पहले तक स्टेशन 4 के तौर पर STF के इस्तेमाल में था। जिम क्लार्क के कत्ल के बाद हालात जिस नहज पर चल निकले थे, उसके पेश नज़र STF वालों को हंगामी तौर पर अपना ठिकाना छोड़कर सुपर हाईवे के मुजाफात में कोच करना पड़ा था। इस मकान में फैलाए हुए गर्दो गुबार से कतई नज़र जरूरत की हर सहूलत मौजूद थी। 2 अदद फ़ोन भी लगे हुए थे। इम्कान यह था कि भरपूर तबाह आजमाई और किसी सुराग के हसूल में नाकामी के बाद इस मकान को भुला दिया गया होगा। हम रोशनियां वगैरह जलाए बगैर खुफिया तौर पर इस मकान को आर्जी तौर पर अपने इस्तेमाल में ला सकते थे। दूसरा ठिकाना जहांगीर का मकान था। वहां जो कुछ होना था वो हो चुका था। सबको मालूम था कि विलियम और राजर की मौत के बाद इस मकान को खैरबाद कह दिया गया था और मकान की हिफाजत के लिए वहां 2 मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स मामूर कर दिए गए थे। हम खामोशी और राजदारी के साथ इस मकान में रह सकते थे। वहां सबसे बड़ी सहूलत यह थी कि हिफाजत के लिए हर वक्त मुसल्लह मुहाफिज मौजूद थे। सबकी मुत्तफिका राय थी कि जहांगीर का घर ही बेहतर इंतखाब साबित हो सकता था। इस फैसले पर पहुंच जाने के बाद मैंने गाड़ी का रुख जहांगीर के अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। मैं जहांगीर के पास ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के लिए रुकूंगा। तुम चाहो तो इस दौरान में 1-2 प्रॉपर्टी डीलरों से बात कर लूं। हमें क्लिफ्टन के इलाके में किराए पर कोई फ्लैट मिल जाए तो हमारे मसाइल काफी अरसे के लिए हल हो जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा है। सुल्तान शाह खुश होकर बोला, दरबदर भटकने से बेहतर है कि हमारा कोई अपना ठिकाना हो। हालात साजगार रहे तो हम एक मुद्दत तक इस घर में रह सकेंगे। अस्पताल की इमारत नजर आते ही वीरा बोल पड़ी, मुझे मालूम है कि तुम जहांगीर से वो कार्ड लेने जा रहे हो जिसके बगैर उसके घर में दाखिला मुमकिन नहीं है, लेकिन साथ ही उससे G3 राइफल के इस्तेमाल की इजाजत भी ले लेना। G3?
गजाला की तहय्युर ज़दा आवाज़ पर मुझे हैरत हुई। वो हथियारों के बारे में खासी मालूमात रखती थी। वो कह रही थी गाड़ी में कई पिस्तौल और AK-56 मौजूद हैं। फिर तुम्हें G3 जैसी खौफनाक राइफल क्यों याद आ रही है? बड़े सर बड़े हथियारों से ही कुचले जाते हैं। वक्त आने पर तुम्हें G3 की जरूरत का अंदाजा हो जाएगा। लंबी रेंज के लिए क्लाशनकोव बेसूद साबित होती है। मैं अस्पताल के आते से बाहर गाड़ी रोक कर उतर गया। सुल्तान शाह ने फौरन मेरी जगह संभाली और बोला, आधे घंटे बाद मैं यहीं आ रहा हूँ। वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। मैं अस्पताल में दाखिल हो गया। अस्पताल साफ सुथरा मुतासर करने वाला था। काउंटर से जहांगीर के कमरे का नंबर मालूम करके मैं लिफ्ट के बजाय जीनों से ही ऊपर चल दिया। दूसरी मंजिल के मतलूबा कमरे पर मुखल न होने की हदायत आवेजा थी, लेकिन दरवाजे के कब से टीवी की मध्यम आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और इंतजार करने लगा। चंद सानियों बाद दरवाजा खुला। उसके पीछे जहांगीर का चेहरा नजर आया। वो मुझे रूबरू देखकर भौंचका रह गया। मुझे धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। अंदर एयर कंडीशन मरकजी निजाम की खफीफ सी आवाज के साथ रंगीन टेलीविजन पर कोई फिल्म चल रही थी और जहांगीर के सराहने रखी हुई तपाई के दरमियानी खाने में अस्काच का आधा गिलास रखा हुआ था। अल्कोहल की बू मैंने कमरे में कदम रखते ही महसूस कर ली थी। ये क्या है? मैंने गिलास की तरफ इशारा करते हुए आंखें निकाल कर पूछा। तुम अस्पताल में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। हरकत में बरकत है। वो आंख को दबाकर मुस्कुराया। ये भी मेरे इलाज का एक हिस्सा है। डॉक्टर की राय है कि परसों की बसियार नोशी के बाद अचानक नशा तर्क करने से असाब पेचीदगियां पैदा कर देती हैं, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी पीते रहना चाहिए। मेरी मजबूरी का इल्म होने पर एक वार्ड बॉय ने मुझे 2 बोतलें ला दी थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भी खातिर कर सकता हूँ। मैं अपनी खातिर करवाने नहीं, तुमसे ताजियत करने आया था। ताजियत? कौन मर गया? उसने चंबे से पूछा। मुझे तो किसी के गुजरने का इल्म नहीं। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि कल तुम्हारी फैक्ट्री को बुरी तरह आग लगा दी गई थी। मैं पढ़ चुका हूँ। तुम्हारी और वीरा की तस्वीर भी देखी है। हैरत है कि इश्तिहारी मुजरिम करार दिए जाने के बाद भी तुम यूं दंदनाते फिर रहे हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसे आतिश जनी का जरा भी सदमा नहीं था। जब कोई ठिकाना मुयसर न हो तो खतरात मोल लेने ही पड़ते। ठिकाने की बात है तो मेरे तीमारदार बनकर तुम यहाँ रह सकते हो। दूसरों का क्या बनेगा? मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। मैंने सबका ठेका नहीं लिया हुआ है। वो शहर में कहीं भी छुप सकते हैं। हम आर्जी तौर पर तुम्हारे घर में रहना चाहते हैं। मैंने आहिस्तगी से कहा। तुम खुद चूहेदान में जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, मुझे क्या एतराज हो सकता है। लेकिन वहां दाखिले की कुंजी तुम्हारे पास है। कार्ड के बगैर मुसल्लम मुहाफिज हमको मकान की हदूद में कदम भी नहीं रखने देंगे। मैं इज़हार हमदर्दी करने के साथ साथ कार्ड लेने में ही आया था। मुझे उम्मीद है कि घर की चीज़ों पर तो हमारे तसर्रुफ पर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो वो घर छोड़ चुका हूँ। वहाँ कुछ भी हो मेरी बला से। तुम कार्ड के साथ चाबियाँ भी ले जाओ। घर से मेरी रकम, चेकबुक और सलमा के जेवरात मुझे पहुँचा देना। अच्छा है कि मैं उतर का रुख करने से बच जाऊँगा। मौका मिला तो बाद में ज़ाती इस्तेमाल की दूसरी चीज़ें भी निकलवा लूँगा। मैं उसके इत्मीनान पर हैरत से उसकी तरफ देखता रहा। वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, मकान से तुमने इस तरह हाथ उठा लिया? फैक्ट्री में आग लगने की तुम्हें परवाह नहीं है? तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन तो दुरुस्त है ना? इतने बड़े नुकसानात पर तो आदमी तड़प उठता है। मेरी मेहनत डूबी है, सरमाया कहीं नहीं गया। वो अपने गिलास से एक घूंट लेकर बोला, मैंने तुम्हारे तजर्बात से बहुत कुछ सीखा है। फैक्ट्री पूरे स्टॉक समेत इंश्योर्ड थी। इंश्योरेंस वाले मेरे नुकसानात की पाई पाई अदा करने के जिम्मेदार हैं। घर मैंने होने पौने दामों में भी बेचा तो मुझे अपनी लगाई हुई रकम से ज्यादा पैसा मिलेगा। मुकद्दर इतना मेहरबान हो तो फिर रोना क्या? नुकसान और तबाही के किस्से दूसरों को मुतासर करने के लिए सुनाए जाते हैं। मैं कौन सा लखपति बाप का बेटा हूँ? जो कुछ बनाया वो खुद कमा कर बनाया है और इसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कोई भी ये गुर नहीं बताता कि पै दर पै नुकसानात होने के बावजूद असासे किस तरह बढ़ते रहते हैं। उसने अपने गद्दे के नीचे से एक छोटा सा चरमी बटुआ निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। इसमें जहांगीर के घर की चाबियां भी थीं। फिर उसने सिक्योरिटी कंपनी का कार्ड भी मुझे दे दिया। जब तक तुम शी के लिए काम कर रहे थे बहुत खुदगर्ज और बदमाश थे, लेकिन अब तुम अजीम इंसान हो। अपनी जाती कमजोरियों पर काबू पालो तो तुम मेरे लिए भी काबिल एहतराम हो जाओगे। जिस दिन तुम जैसा पुराना साथी मेरा एहतराम करने पर मजबूर हो गया, मैं किसी कुएं में कूद कर खुदकुशी कर लूंगा। आदमी जिंदगी भर एक खौल पहने रहता है, लेकिन कभी कभी वो इस खौल से बाहर आकर अपने असल रूप का मुजाहरा भी करना चाहता है। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें गुजाला जैसी समझदार बीवी मिल गई। मैं तो सलमा के सामने भी नहीं खुल सकता। बस तुम्हारे सामने दिल की भड़ास निकाल देता हूँ, लेकिन कभी कभी तुम भी मेरी दिल आजारी पर तुल जाते हो। पता नहीं वो नशे की झोंक में था या उसके मिजाज पर कनूतियत तारी थी। हकीकत ये थी कि इस वक्त मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं नहायत तहम्मुल के साथ उसकी दिलजोई में लगा रहा, क्योंकि मुझे अंदर रहकर आधा घंटा भी गुजारना था। इस दौरान में मैंने अंदाजा लगाया कि जहांगीर के इब्तदाई प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो चंद रोज तक इसी अस्पताल में जमकर आराम करना चाहता था। अचानक मुझे सूरत हाल की एक कमजोरी का एहसास हुआ और मैंने जहांगीर से कहा, तुमने अखबार में फैक्ट्री जलने की खबर पढ़ी तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि पुलिस सरगर्मी से फैक्ट्री के मालिक की तलाश कर रही है। उन्हें एसोसिएशन से तुम्हारे कवायद मिल गए होंगे और तुम यहाँ अपने असली नाम से आराम कर रहे हो। ऐसा ना हो कि वो तुम तक पहुंच जाए। मुकद्दरात अटल होते हैं। वो बुढ़ाया, किसी का बुरा वक्त आ गया हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं टाल सकती।
मैंने ये एहतियात जरूर की है कि जहांगीर को अपने नाम का आखिरी हिस्सा जाहिर किया है। यहाँ मेरा पूरा नाम अनवर जहांगीर है। वैसे भी पुलिस को प्राइवेट अस्पताल का ख्याल नहीं आएगा। वो ज्यादा से ज्यादा इन अस्पतालों की छानबीन कर लेंगे जहां से मेडिको लीगल केस होते हैं। मैं तुम्हारी तरह दूर अज़कास अंदेशों में अपना खून खुश करने का काहिल नहीं हूँ। मैंने उसे अपने होटल के बारे में आगाह करने के साथ साथ ये भी बता दिया कि हम सब पहली फुर्सत में होटल को खैरबाद कह के उसके घर मुंतकिल होने का इरादा रखते हैं। जहांगीर के पास तयशुदा वक्त गुजारने के बाद मैं वहां से रुखसत हो गया। नीचे गाड़ी मेरी मुंतजिर थी। अस्पताल से रवाना होने के बाद मुझे ये जानकर खुशी हुई कि किराएदार की तरजीहात की फहरिस्त ज्यादा तवील न हुई और वो किराए की मालियत के बारे में बहुत ज्यादा हिसास न हो, तो एक दिन की भागदौड़ में कोई ना कोई बंदोबस्त हो सकता था। बेहतर तो यही होता कि हम बराह रास्त अपने फ्लैट में मुंतकिल होते, लेकिन हमारे पास रकम नहीं थी। जहांगीर ने फैक्ट्री से समेट कर जो कुछ हमारे हवाले किया था वो 2-3 दिन से ज्यादा हमारा साथ नहीं दे सकता था। सलमा की तिजोरी से अपनी खतीर रकम हासिल करने के लिए हमारा एक मरतबा जहांगीर के घर जाना जरूरी था। किसी पेशगी जायजे और देखभाल के बगैर हम चारों का अचानक जहांगीर के घर पहुंचना मुनासिब नहीं था। मैंने फैसला किया कि पहले मैं खुद वहां जाऊं और माहौल साजगार हो तो शाम का धुंधलका फैलने के बाद हम चारों वहां मुंतकिल हो जाएं। मेरी इरादे से वाकिफ होती वीरा ने जहांगीर के घर से G3 राइफल लाने की फरमाइश कर डाली, जिस पर मैं बिगड़ गया। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, वो कितनी भी छोटी हो लेकिन फिर भी काफी बड़ी होगी। मैं उसे किसी तरह पोशीदा नहीं रख सकूंगा। तुम्हें इतनी शिद्दत से G3 की क्यों जरूरत पड़ गई है? गजाला पूछ बैठी। वक्त आने पर हर चीज सामने आ जाएगी, वीरा बेपरवाही से बोली। G3 आम राइफलों की तरह लंबी और वजनी जरूर होती है, लेकिन इसमें कमाल ये है कि सिर्फ 3 पिन्ने निकाल कर इससे चंद लम्हों में टुकड़ों में तब्दील किया जा सकता है। तुम इसे खोल कर ले आना। टुकड़े कितने भी छोटे हों, नाल तो तकसीम नहीं होती होगी ना। नाल की लंबाई की वजह से हर पैकिंग बेतुकी और मुश्तबा नजर आएगी। मैं उसे कहाँ ले फिरूंगा? फिर इसे वहीं रहने दो, वीरा बेजारी से बोली। जब हम लोग जहांगीर के घर मुंतकिल होंगे तो मैं अपना काम खुद कर लूंगी। ऐसा कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। काफी देर की बहस और जिरा के बाद वीरा अपने दिल की बात उगलने पर मजबूर होगी। नॉर्मन से पहले जो शख्स उसकी जगह काम करता था वो वीरा के खैर ख्वाहों में से था और वीरा उसके घर भी जाती रहती थी। उसकी रहाइश क्लिफ्टन के ऐसे इलाके में थी जहां सड़क के एक तरफ कुशादा और खूबसूरत मकानात थे और दूसरी तरफ कसीरुल मंजरा रहायशी इमारात का सिलसिला फैला हुआ था। इस मकान के दोनों ख्वाबगाहों में दीवारों की जगह बड़े बड़े शीशे आवेजा थे, जिसमें से ऊंची इमारतों के बेशतर फ्लैट नजर आते थे। वीरा का अंदाजा था कि इस इमारत के फ्लैटों से वो ख्वाबगाह में भी इसी तरह नजर आती होगी और शीशों पर पर्दे खींचे होने के बावजूद अंदर की रोशनी में हर मुतहरक हेवला आसानी से देखा जा सकता होगा। कौंसल खाने के मुलाजमीन के लिए सरकारी तौर पर घरों का बंदोबस्त किया जाता था। अगर नॉर्मन को उसके पेश रू का खाली मकान दिया गया था तो वीरा रहायशी इमारत के किसी हिस्से में दाखिल होकर दूरबीन और G3 की मदद से नॉर्मन को हलाक करने का इरादा रखती थी, क्योंकि मामलात को बिगाड़ने में उसी ने पहल की थी और वह सजाए मौत का हकदार था। यह सरासर दीवानगी है। सुल्तान शाह ने उसके मंसूबे से वाकिफ होते हुए फतवा दे दिया। क्लिफ्टन की बड़ी इमारतों में चौकीदारी का निजाम इतना उम्दा है कि कोई अजनबी बुरे इरादे से वहां नहीं घुस सकता। इसी वजह से वहां किराए ज्यादा है। तुम G3 समेत पकड़ी गई तो तुम्हें कोई भी कानून की गिरफ्त से नहीं बचा सकेगा। सारी पूछताछ मर्दों से होती है, बावकार औरतों से कुछ भी नहीं पूछा जाता। मगजाला के साथ जाऊंगी, तुम दोनों में से किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। बस मुझे यकीन हो जाए कि नॉर्मन इसी मकान में मुकीम है जो मेरे जहन में है। तुम अपने साथ गजाला को भी मरवाओगी? मैंने एहतजाज किया। मैं गजाला को नहीं मरवाऊंगी, बल्कि वो मुझे निकाल लाएगी। इसने बरतानिया में शी के गुंडों के जो छक्के छुड़ाए थे, इनकी कहानियां मुझे अब तक याद है। वक्त आने पर देखा जाएगा। सुल्तान शाह बुड़बुड़ाया। तुम्हें किसी भी कीमत पर ऐसा खतरा मोल लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नॉर्मन तो वैसे ही दहशत के आलम में मौत से बदतर जिंदगी गुजार रहा होगा। उसे मारकर हमें कोई फायदा नहीं होगा। तुम किस खेत की मोली हो कि मैं तुमसे इजाजत देती फिरूं? मैं जो कुछ कर रही हूं इसका फायदा खुद समझती हूं। नॉर्मन के मरने से दूसरों के हौसले पस्त हो जाएंगे। मैंने इस वक्त खामोश रहना ही मुनासिब समझा। वो एक गैर यकीनी मामले पर कबल अज वक्त बहस थी। वक्त आने पर वीरा को समझाया जा सकता था। इन तीनों को बराह रास्त होटल पहुंचने की हदायत करके मैं रास्ते ही में उतर गया। उनके चले जाने के बाद मैंने एक टैक्सी पकड़ी और जहांगीर के घर की तरफ रवाना हो गया। बज़ाहिर वो एक आसान से मुहिम थी और मेरी जेब में बीम गन भी मौजूद थी, लेकिन मेरे दिल में कई अनजाने खतरात जन्म ले रहे थे। मैं खामोशी से टैक्सी में नीम दराज उस मनफी ख्यालात से लड़ता रहा और फिर अपनी मंजिल से एक गली पहले ही टैक्सी वाले को फारिग कर दिया। वो इलाका वैसे भी आम तौर पर सुनसान रहता था, लेकिन इस वक्त मुझे जहांगीर के मकान पर मुहिब सकूत की फरमा रवाई नजर आ रही थी। शायद इसका सबब यह था कि मुझे इस मकान के गैर आबाद होने का इल्म था और इन इतराफ में होने वाली कुनरेजी में मेरा बहुत मुअस्सर किरदार था। मैं जूं ही बंद फाटक के करीब रुका, मुझे अंदर पुख्ता फरिश पर वजनी जूतों की आवाज आई। मेरे दस्तक देते ही अंदर से एक दुरुस्त आवाज उभरी। कौन है? दरवाजा खोलो, मैं इस मकान का मालिक हूँ। आसपास मैदान साफ देखकर मैंने वो ऐलान करने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की।
खटके की पुरशोर आवाज के साथ फाटक की जैली खिड़की खोल दी गई। अगली लम्हे सफाकाना नकूश नगार वाला एक बावर्दी मुहाफिज मेरे सामने था। उसके बाएं हाथ में दबा हुआ मौजर किसी खिलौने की तरह हकीर नजर आ रहा था, क्योंकि वो गार्ड्स बजाते खुद बहुत ग्रांडियल और कदावर था। मैंने खामोशी से सिक्योरिटी कंपनी का जारी किया हुआ कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कार्ड को उलट पलट कर गौर से देखा और फिर गैर फितरी से एहतराम का मुजाहरा करते हुए मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। उसके करीब से गुजरती मुझे उसका दूसरा साथी भी नजर आ गया, जो अपनी टीटी के साथ कैबिन की ओट में खड़ा हुआ था। फाटक की जैली खिड़की बंद करके उन दोनों ने फर्श पर एड़ियां बजाकर फौजी अंदाज में सलाम किया और सीधे खड़े हो गए, जैसे मुझसे मुतअद्दिद सवालात की तवक्का कर रहे हूं। तुम लोगों के यहाँ आने के बाद कोई यहाँ आया था? मैंने पूछा। परसों तक लोग चले आ रहे थे। हर आदमी मालिक और इसके रिश्तेदारों के बारे में पूछ रहा था। हम लोगों को कुछ खुद मालूम नहीं था। इन लोगों को गेट ही से भगा दिया। दराज कामत ने बताया, बस कल का दिन ऐसा गुजरा है कि किसी ने हमें परेशान नहीं किया। आने वालों में कोई गैर मुल्की भी था? मैंने सवाल किया। वो अपने सर को असबात में जुम्बई देते हुए बोला, परसों सबसे आखिर में वही आया था। दुबला पतला और लंबा सा अंग्रेज था। ऐनक लगाता है, टूटी फूटी उर्दू भी बोल लेता है। वो क्या कह रहा था? मैं एलन की आमद से मुताल्लिक हर बात जान लेना चाहता था। वो भी दूसरों जैसे सवालात कर रहा था, लेकिन जाते हुए एक पर्चा लिख कर दे गया था कि मालिक आए तो उसे दे देना। बात करते हुए अपनी जेब से एक रुपया निकाल कर उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। पर्चे पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था, मुझे शिद्दत से तुम्हारी तलाश है। ये पैगाम मिलते ही मुझसे राब्ता करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। इसके नीचे एक फोन नंबर लिखा हुआ था। नंबर के इब्तदाई हिंसों से जाहिर हो रहा था कि वो सोसाइटी के इलाके का नंबर था। मोतीलाल ने भी यही बताया था कि एलन नर्सरी के कुर्बो ज्वार में ठहरा हुआ था। मुझे खुशी हुई कि मुझे उसका सुराग मिल ही गया था। तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैंने घर क्यों छोड़ा हुआ है। हम लोगों की तो यही रोजी है, वो संजीदगी से बोला। मालूम होता है कि आप खतरनाक दुश्मनों में घिरे हुए हैं। वो किसी भी वक्त दोबारा यहाँ आ सकते। दुश्मनी नहीं, या जिंदा रहने के लिए तावान का चक्कर है। मैंने उन दिनों शहर में वसी पैमाने पर फैली हुई खबरों और अफवाहों के हवाले से एक खिस्सा पिटा, बहाना तराशा। मैंने उन्हें 50 लाख नहीं दिए तो वो मुझे मार देंगे। 50 लाख? हैरत से उन दोनों की आंखें उनकी पेशानियों पर जा चढ़ी। यही सारा चक्कर है। इतनी बड़ी रकम की बात ना होती तो हरगिज मैं घर छोड़कर ना भागता और इनका मुतालबा पूरा करके अपनी जान छुड़ा लेता। कैसा अंधेर है कि आज मुझे चोरों की तरह सबसे छुपते छुपाते हुए अपने घर आना पड़ा है। ये तो वाकई जुल्म है कि गोरे तक हमारे आदमी उससे तावान मांगने लगे हैं। वो गुस्से और अफसुर्दगी के साथ बोला, इतनी बड़ी बड़ी रकमें आसानी से मिलने लगे तो हर एक की राल टपकने लगती है। आप फिक्र न करें, अब किसी ने इधर का रुख किया तो बच कर नहीं जा सकेगा। नहीं नहीं, मैंने बुखला कर कहा, वो कई आदमी है, एक को कोई नुकसान पहुंचा तो दूसरे मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे। मैं खामोश और राजदारी से अंदर के किसी कमरे में रह लूंगा। मेरे साथी भी एहतियात करेंगे। तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। जो आए इससे यही कहना कि घर खाली है और मालिक लापता है। चंद रोज में हम कहीं और चले जाएंगे। आपके साथी कहाँ हैं? बाहर तो किसी गाड़ी के रुकने की आवाज नहीं आई थी। वो थोड़ी देर में आएंगे। कल ही में 3 हार्न बजने की आवाज आए तो फौरन फाटक खोल देना, ताकि वो इंतजार किए बगैर अपनी काली गाड़ी अंदर ले आए। मैं नहीं चाहता कि मोहल्ले वालों को भी मेरे घर में किसी किस्म की आमदरफ्त का इल्म हो। हमें अपने साय से भी एहतियात करनी होगी। आप बेफिक्र रहें। वो अपने सर को कदरे खम देकर अदब से बोला, हर काम आपकी हदायत के मुताबिक होगा। हमें अपने मालिक के लिए जान की बाजी लगाने की तरबियत दी जाती है। मैं इनकी हौसला अफजाई करके बरामदे की तरफ हो लिया। गुच्छे में गिनती की चंद चाबियां थी। इन्हीं में ड्राइंग रूम के दरवाजे की चाबी भी थी। मैंने अंदर पहुंचने के बाद दरवाजा बोलट कर दिया। सिर्फ एक ताला खोलने के बाद जहांगीर का पूरा घर मेरे तसर्रुफ में आ गया था। मैं सीधा जहांगीर की ख्वाबगाह में चला गया। लुत्फ की बात यह थी कि इस घर में जहांगीर और सलमा की ख्वाबगाहें अलग अलग थीं। ताल्लुकात खुशगवार होने की सूरत में सलमा जहांगीर के कमरे में सोती थी। अनबन होती तो वो रूट कर अपने कमरे में चली जाती। तिजोरी सलमा ही की ख्वाबगाह में थी, लेकिन उसे बाद में देखा जा सकता था। इस वक्त दूसरे काम पूरी अमल के मुत्तकाजी थे। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालकर अंदाजा लगाया कि वो तीनों होटल पहुंच चुके होंगे। मैंने होटल का नंबर मिलाकर सुल्तान शाह का कमरा मांगा और सिलसिला मिल जाने पर कहा, तुम्हारी रहाइश का बंदोबस्त हो गया है, फौरन चले आओ। दरवाजे पर पहुंचने से पहले 3 मरतबा हारन बजा दोगे तो फाटक खुला हुआ मिलेगा। मैं वहीं से तुम लोगों को फोन कर रहा हूँ। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने होटल के फोन पर किसी गैर जरूरी गुफ्तगू का खतरा मोल नहीं लिया था। मैंने फौरन ये सिलसिला मुनक़ता कर दिया। एलन की तरफ से मेरे दिल में अनाद भरा हुआ था। उसका फोन नंबर देखते ही मैंने फोन करके उसे बेनुक्त सुनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन बाद में मैंने अपना इरादा तब्दील कर दिया। उसे फोन करके मैं वही करता बिल्कुल जो वो चाहता था। उसे इल्म हो जाता कि हम में से किसी ने जहांगीर के मकान का रुख कर लिया था और मुहावजों से उसका तहरीरी पैगाम हासिल किया था। यह अंदाजा लगाने के बाद वो जहांगीर के मकान की ईंट से ईंट बजा देता और मुसल्ला चौकीदारों को पुरतशद्दुद बाजपुरुष के लिए उठा ले जाता। उसके बाद मुखर्जी का मामला दरपेश था। अखबारों में छपने वाले जवाबी इश्तिहार से यह जाहिर होता था कि पिछले दिन मुखर्जी को मोतीलाल के कत्ल का इल्म नहीं हो सका था। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैंने बेखबरी के तालाब में तहकीक का पहला पत्थर फेंकने का फैसला कर लिया।
अखबार में दिए हुए फोन नंबर पर घंटी बजते ही रिसीवर उठा लिया गया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज पुख्ता, भारी और पूरा एतमाद थी। मैंने किसी तमहीद के बगैर मुखर्जी से बात करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बात करते हुए मैंने गैर इरादी तौर पर अपनी आवाज तब्दील कर ली थी। भाई तुम कौन हो, अपना नाम पता बताओ, फिर मुखर्जी से बात हो सकेगी। कोबरा, मैंने दुरुस्त लहजा में सिर्फ वही एक लफ्ज अदा किया। अच्छा, तो तुम कुत्ते की खबर वाले हो, मगर भाई 10 लाख तो बहुत ज्यादा है। बहस नहीं, मैंने गजबनाक लहजे में कहा। हाँ या ना में जवाब दो, मुझे अपना आदमी चाहिए। हमारे पास यहाँ इतनी रकम नहीं होती, नई दिल्ली से पैसा आने में जरा देर हो सकती है। पता नहीं तुम हम पर कहाँ तक भरोसा करोगे। अचानक मेरे ज़हन में खतरे की घंटी बज उठी, क्योंकि रिसीवर पर ऐसी आवाज आई थी जैसे दूसरी तरफ से कोई हिंसा डायल किया गया हो। वो फोन यकीनन ऑब्जर्वेशन में था और लम्हा भर में कॉल वाले का नंबर रिकॉर्ड हो सकता था। मैंने डायलिंग की इब्तिदा होते ही क्रैडल दबाकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मुखर्जी को घर के बजाय किसी पब्लिक बूथ से फोन करके ही हरासा किया जा सकता था। यही मसला नॉर्मन के फोन के साथ भी हो सकता था। मैंने वो इरादा भी किसी मुनासिब वक्त के लिए मुलतवी कर दिया। इस वक्त मेरे सामने 3 दुश्मन थे, एलन, मुखर्जी और नॉर्मन के तमाम साथी। मेरे पास तीनों के फोन नंबर मौजूद थे, लेकिन मैं दिल खोलकर उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। इस वक्त मुझे ये सोचकर सख्त कोफ्त हो रही थी कि मेरे मतलूबा नंबरों पर ऑब्जर्वेशन होने का ध्यान पहले क्यों नहीं आया था। चरमी केस में मौजूद चाबियों की मदद से मैं तिजोरी का पेचीदा ताला खोलने में कामयाब हो गया। तिजोरी खुलते ही नए और पुराने नोटों की मिली जुली तेज बू फिजा में फैल गई। न जाने कितने अरसे के बाद इस तिजोरी का दरवाजा खोला गया था।